हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के डिस्कशन के सिलसिले में आज हमारा क्लास 9 है और आज हम लोग सन 2008 में आए हुए जीएस के सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास कल भी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन टेक्निकल कारणों से वो क्लास डिलीट हो गई, तो इसलिए एक दिन लेट से ये क्लास आपको मिल रही है। तो आज हम लोग जीएस के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन के आने के 90% प्लस चांस है। तो चलिए पहले डिस्कशन शुरू करने के पहले हम लोग जीएस के उन टॉपिक्स को देखते हैं। तो जो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे उसका पहला टॉपिक है भूकंपीय तरंगे। तो हमको पता है दोस्तों कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स जिसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं और एल वेव्स जिसको लैंड वेव्स कहते हैं, सतही तरंगे कहते हैं। हम लोग इनकी कुछ आधारों पे तुलना करेंगे, जिसमें पहला आधार है चाल। तो दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि चाल पी से एल की तरफ, जैसे जैसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और एल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे चाल कम यानी स्पीड कम होती जाएगी। तो हम लोग अगर ध्यान दें तो यानी सबसे अधिक चाल किसकी होगी, तो सबसे अधिक चाल पी वेव्स की होगी, सबसे अधिक चाल पी वेव्स की होगी और सबसे कम चाल एल वेव्स की होगी और एस वेव्स की मीडियम चाल होगी। आवृत्ति के साथ भी यही नियम है कि जैसे जैसे हम लोग पी से एल की तरफ आगे बढ़ेंगे, पी से एल की तरफ आगे बढ़ेंगे, आवृत्ति भी कम होती जाएगी। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक आवृत्ति होगी वो पी की होगी और जो सबसे कम आवृत्ति होगी वो एल की होगी। आगे अगर हम लोग ध्यान दें संचरण, यानी कि किस किस माध्यम में ये तरंगे संचरण कर सकती हैं, तो हम लोग अगर पी तरंगों को ध्यान दें तो पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं। जबकि जो एस वेव्स होती हैं ये केवल और केवल सॉलिड से रहते हैं, केवल और केवल सॉलिड में हैं, मतलब गति करती हैं। और एल वेव्स जो होती हैं, चूँकि ये धरातल के समीप चलती हैं तो ये धरातल पे मूवमेंट करती हैं। अब इनके नेचर की अगर बात करें, इनके प्रकृति की अगर बात करें, तो जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, और जो एस तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, तो पी तरंगे एस तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं और जो एल तरंगे होती हैं वो दोनों का मिश्रित रूप होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो कणों के कंपन की दिशा के समानांतर उनकी जो है वो गति होती है, कणों की कंपन की दिशा के समानांतर। जबकि हम लोग अनुप्रस्थ में देखेंगे तो वो समानांतर ना होकर यहाँ पे लंबवत होता है, यहाँ पे लंबवत होता है। सादृश्यता अगर देखें तो जो पी तरंगे होते हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, जो एस तरंगे होती हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और जो एल तरंगे होती हैं वो जल तरंगों के समान होती हैं। तीव्रता अगर देखें, इनकी इंटेंसिटी देखें तो इंटेंसिटी उल्टा होती है दोस्तों, कि जैसे जैसे हम लोग पी से एल की तरफ जाएंगे जो इनकी इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। पी से एल की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी और जो इनका आयाम है यानी जो इनका विस्तार है वो भी जैसे जैसे हम लोग एल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनका आयाम बढ़ता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक तीव्रता और सबसे अधिक आयाम जो है वो एल वेव्स की होती है। यही रीज़न है कि जो एल वेव्स होती हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, यानी जो भी नुकसान होता है पृथ्वी पे वो एल वेव्स के कारण होता है। तो इसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देख लिए दोस्तों। अब अगर भूकंपीय तरंगों के ऊपर कोई भी तुलनात्मक क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा और 100% चांस रहेंगे अगर भूकंपीय तरंगों से क्वेश्चन आया तो आपका सही आंसर टिक कर सके। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दोस्तों कि समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। तो अगर हम लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को देखें तो लोहा, ध्यान देंगे यहाँ पे कीवर्ड जरूर ध्यान देंगे दोस्तों, समस्त पृथ्वी पर। तो समस्त पृथ्वी पर जो सर्वाधिक पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है, उसके बाद से ऑक्सीजन पाया जाता है और तीसरा नंबर सिलिकॉन का है। यानी अगर हम लोग मैक्सिमम देखें तो लोहा के बाद से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद से सिलिकॉन का नंबर है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड हम लोग का टॉपिक है, और जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चट्टानों का रूपांतरण। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अक्सर पेपर में पूछता रहता है चट्टानों का रूपांतरण। तो हम लोग देखेंगे कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो अवसादी चट्टानें होती हैं और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, इनकी जो मूल चट्टानें हैं, जैसे आग्नेय की मूल चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो,
तो जो दोस्तों ग्रेनाइट है वो नाइस में रूपांतरित होती है, वो नाइस में रूपांतरित होती है। जो बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट या ग्रीन स्टोन में रूपांतरित होती है। जो गैब्रो है वो सरपेंटाइन में रूपांतरित होती है। इसी तरह से जो औषधि चट्टानों की मूल चट्टानें हैं जैसे बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर ये संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में और सेल स्लेट में चेंज होता है। तो इसमें दो तरह से अगर हमसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टानें हैं, तो हम लोग यहाँ से भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन यहाँ से डील कर देंगे। और अगर रूपांतरित चट्टानों का नाम पूछ दिया तो उस क्वेश्चन को भी करने के लायक होंगे। थर्ड, अगर हम लोग रूपांतरित चट्टान देखें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है स्लेट, और स्लेट जो है वो फाइलाइट में चेंज होता है। किसमें दोस्तों? तो स्लेट फाइलाइट में चेंज होता है। अब इस तरह से हम लोग देखें तो ये एक तीसरा हमारा टॉपिक है, ये खत्म हुआ दोस्तों। यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के 100% चांस है, पूरा चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। अब आता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व। अब तक हम लोगों ने समस्त पृथ्वी पर देखा था, अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो केवल क्रस्ट में करेंगे। तो दोस्तों क्रस्ट में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है और ये लगभग 47% के करीब में होता है। तो क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% के करीब में होता है, यानी ऑक्सीजन क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाता है। सेकेंड पे सिलिकॉन पाया जाता है और थर्ड पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। और ये आर्डर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। आगे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, पिछले दिनों में देखिए दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास से एक क्वेश्चन पिछले दिनों में यूपीपीसीएस में आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग दोबारा इंपॉर्टेंट करके चल रहे हैं। यहाँ से पर्यावरण संरक्षण के प्रयास से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। या तो सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाए कि 1 मार्क एक्ट कब आया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया था, तो या तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपको कालानुक्रम मैच करने के लिए देंगे। कालानुक्रम मैच करने के लिए देंगे। पिछला जो साल था वहाँ पे कालानुक्रम पे क्वेश्चन आया था, तो इस साल ऐसा चांस है कि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आए या मैच कराने के लिए आ जाए, या आपको मैचिंग कराने के लिए आ जाए सूची 1 सूची 2 करके, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब हम लोग ये चूँकि सीधा फैक्चुअल है तो बस पढ़ेंगे और निकलेंगे। तो पहला जो है भारतीय वन अधिनियम, ये 1927 में आई थी। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आई थी। 1 मार्क एक्ट 1937 में आया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 17 यानी 1972 में आया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है 2010 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है 1986 में आया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1995 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। ईगो मार्ग योजना बेहद इंपॉर्टेंट है 1992 में आया था। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट जो कि पिछली बार पूछ भी लिया था 1973 में आया था। तो ये कुछ 10 पर्यावरण संरक्षण के जो भारत के प्रयास हैं वो है, तो वो आपके सामने है। अगला हम लोग का जो छठवां टॉपिक है दोस्तों वो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा छठवां टॉपिक है। तो जीएस का आज हम लोग 6 टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें छठवां हमारा है पर्यावरण और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग देखेंगे जो केबुल लामजाव है वो मणिपुर में स्थित है। जो मोलिंग एवं नलदहा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो मोलिंग एवं नलदहा अरुणाचल प्रदेश में। देखो दोस्तों यहाँ पे केबुल लामजाव वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक्सा, सुंदरवन, सिंगलीला, नेवरी घाटी ये सब वेस्ट बंगाल की हैं। तो सिंगलीला, नेवरी घाटी, सुंदरवन, बुक्सा ये पश्चिम बंगाल की है। कार्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड की है। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का ये राजस्थान की है। ग्रेट हिमालयन एवं पीन घाटी ये हिमाचल प्रदेश के दोस्तों। और जो बेतला है वो झारखंड के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ की है? झारखंड की है। जो बसंता गिर ब्लैकबर्ड है वो गुजरात की है। साइलेंट वैली केरल की है। साइलेंट वैली के साथ साथ पेरियार, सोला और अनाईमुड़ी ये चारों केरल के हैं। बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख ये कर्नाटक के हैं। तो अब बात आती है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते हैं। तो केरल का जो बांदीपुर है, बनरघट्टा है और कुद्रेमुख ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन तीनों के चांस आने के 95% प्लस है। अनाईमुड़ी, पेरियार और साइलेंट वैली इनके भी आने के चांस 95 प्लस है। गुजरात में जो ब्लैकबर्ड है और जो गिर है इनके आने के चांस 95% प्लस है। जो इसमें ग्रेट हिमालयन है इसका हिमाचल प्रदेश का वो आने का चांस 95 प्लस है। केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का ये राजस्थान का तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। फूलों राजाजी और कॉर्बेट और फूलों की घाटी ये तीनों भी उत्तराखंड का बेहद इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल में जो सिंगलीला है और जो बुक्सा है ये दो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका 95% प्लस चांस है कि ये पेपर में आ जाए।
नलदरा, जो नलदहा है अरुणाचल प्रदेश का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और केबुल लामजाओ ये। तो दोस्तों जो अंडरलाइन नहीं हुआ, जिसको हम लोग हाईलाइट नहीं किए हैं, आप चाहें तो उसी को बस छोड़ सकते हैं, बाकी आपको सारा एक बार याद कर लेना चाहिए। तो आज हम लोग कुछ होमवर्क देख लेंगे। जैसे हम लोग पी नोट्स क्या है, तो पी नोट्स के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के बारे में पढ़ लेंगे। हालांकि इनके बारे में चर्चा हम लोग प्रीवियस ईयर के डिस्कशन में कर भी रहे हैं, और दल बदल के बारे में देख लेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो दूसरा प्रोग्राम हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ ही जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चला रहे हैं, जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ ही साथ आज से स्टार्ट हुआ है करेंट अफेयर, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन का एक टारगेट तैयार किया है कि जो पिछले 6 महीने के बेहद इंपॉर्टेंट, लास्ट 6 मंथ के जो बेहद इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। तो कल आपको 8 PM के करीब में करेंट अफेयर का पहली क्लास आपको मिल जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप दोस्तों ये तीनों टॉपिक तैयार कर लिए तो पूरा विश्वास है हम लोग को कि नियर अबाउट 70+ क्वेश्चन करने की आप स्थिति में आ जाएंगे। पूरा करेंट अफेयर जो हम लोग का जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और जो प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो। आगे आते दोस्तों 2008 के क्वेश्चन पे आते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जो गंगा घाटी में प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो दोस्तों हमको लहुरा देव से मिला है। तो लहुरा देव से ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कह रहा है धान की खेती, इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर का साक्ष्य ना पूछ के यहाँ पे धान की खेती पूछ रहा है। तो धान की खेती का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो लहुरा देव में है, वो लहुरा देव में है। और जो मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, एग्रीकल्चर के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग जरा ध्यान से देखें कुछ और हम लोग अगर मेहरगढ़ के, हालांकि मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में बेहतर चर्चा किए हैं, फिर भी हम लोग आज थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में और भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मेहरगढ़ से तांबे गलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ से, अगर यहाँ पे मेहरगढ़ लिख लें, मेहरगढ़, तो हम लोग देखेंगे कि मेहरगढ़ से हमको तांबे गलाने के साक्ष्य मिले। तो एक तो पहला पॉइंट ये कि तांबे गलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर है मेहरगढ़। जो दूसरी हम लोग चीज़ ध्यान देंगे वो देखेंगे कि जो मेहरगढ़ है उसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कही जाती है। तो जो ये क्या है कि बलूचिस्तान के रोटी की टोकरी कही जाती है। कौन दोस्तों? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो मकान मिले हम देखेंगे कि यहाँ से मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं, लेकिन आयताकार मिले हैं। तो दो चीज़ ध्यान देंगे, एक तो आयताकार मिले हैं और दूसरी कच्ची ईंट के मिले हैं। हम देखेंगे कि मेहरगढ़ एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पे आपको पाषाण काल से लेके हड़प्पा पीरियड तक के सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। पाषाण काल से लेके हड़प्पा काल तक के सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका से 500+ चित्रों की हमको एक श्रृंखला मिली है। तो सर्वाधिक चित्र यहीं से मिले हैं। तो यह जो भीमबेटका है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है भीमबेटका, जहां से हमको सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में ही मेहरगढ़ पे चर्चा कर लिए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन को छोड़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो दोस्तों अघन्या है, यहाँ से अगर आप लोग बैक ईयर का सारा डिस्कशन देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अघन्या पे हम लोग पिछले दिनों में चर्चा किए हैं। अघन्या गाय को कहा जाता था, और ये जो अघन्या का अर्थ होता है वो होता है न मारने योग्य, यानी जिसको न मारा जाता, यानी गाय की हत्या ऋग्वेदिक ईरा में नहीं होती थी, न मारने योग्य अघन्या। तो ये होता है अघन्या का अर्थ। हालांकि अघन्या को गविष्टि भी, गाय को गविष्टि भी कहा जाता था। तो हम लोग याद करेंगे कि गाय के लिए 2 वर्ड्स थे, अघन्या और गविष्टि। गविष्टि, तो ये हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। 5th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो लोग देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे, हालांकि इनका पूरा जीवन परिचय हम लोग पूर्व के दिनों में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गौतम था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। तो पिता तो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, यानी ऑप्शन 1 तो गलत हो गया इसका, क्योंकि शाक्य वंश से संबंध इनके पिता का था, ना कि इनके माता का। और क्वेश्चन माता पे है। जो इनकी माता थी, इनका नाम था महामाया, और वो कोलीय वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोलीय वंश। अब जो इनकी पालन पोषण थी, हालांकि क्योंकि इनकी बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मौसी ने की थी, उनका नाम गौतमी था। इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी, ये भी शाक्य वंश से ही संबंधित थी। और शादी के 12 वर्ष के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था राहुल। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन है। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, या जो उनका प्रथम अनुयायी था, वो खुद उनका भांजा एवं दामाद, उनका भांजा और दामाद जमाली था। यानी जमाली महावीर स्वामी का भांजा एवं दामाद दोनों था। जो महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी था वो भी जमाली ही था। तो प्रथम विरोधी का भी अधिकार किसके पास है? जमाली का। और जो द्वितीय विरोधी था उसका नाम था तिसगुप्त। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का, जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में हमको बताता है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में पूर्व के दिनों में भी हम लोग खूब पढ़े हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे बोल लेते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, यहाँ से हमको बौद्ध महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हमको अंगुत्तर निकाय तो मिल गया, हालांकि हम लोग याद रखेंगे एक दूसरा बौद्ध साहित्य महावस्तु भी है, जहाँ से हमको 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इसके साथ साथ हमको बौद्ध धर्म से ही सुत्त पिटक और विनय पिटक से भी, यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों से भी हमको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमको बौद्ध ग्रंथ से ही जानकारी मिलती है, हमको जैन ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग देखें तो जो जैन साहित्य है भगवती सूत्र जो कि एक जैन साहित्य है, इससे भी हमको 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो भगवती सूत्र। आगे कुछ विदेशी साक्ष्य भी हैं, कुछ विदेशी विवरण हमारे पास, जो कि हमको 16 महाजनपदों के बारे में बताते हैं। जैसे नियार्कस, जस्टिन, प्लूटार्क, इन सब ने हमको 16 महाजनपदों का वर्णन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, अशोक ने निर्माण किया था। और जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, वो यहीं से लिया गया है, वो सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों हमको पता है कि जो धर्मपाल है इसको एक उत्साही बौद्ध के रूप में जानते हैं। जो धर्मपाल है उसको एक उत्साही बौद्ध के रूप में जानते हैं, और इसने एक परम सौगात नाम की उपलब्धि ली थी। यानी इसका एक परम सौगात नाम का एक, हम कह सकते हैं कि टाइटल इसने लिया था, उसका नाम था परम सौगात। और जो पाल वंश है इसका जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। तो पाल वंश के संस्थापक का नाम गोपाल था, और इसका एक फेमस शासक है धर्मपाल, जिसको उत्साही बौद्ध कहा जाता है। उत्साही बौद्ध, ये उत्साही बौद्ध था, और इसने परम सौगात की उपाधि ली थी। आगे आते हैं, इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो मंदिर और जनपद के ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों, पिछला डिस्कशन आपको पता होगा, तो दशावतार मंदिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो दशावतार मंदिर है ये ललितपुर में स्थित है। जो दशावतार मंदिर है दोस्तों वो ललितपुर में स्थित है। तो यानी ये हो गया दशावतार मंदिर, ये पिछले दिनों में दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर हम लोग सीधा एक जो चीज़ हमको पिछले डिस्कशन से पता थी वही अगर हमको बता रहे, तो इसका सही आंसर हम लोग बी मार देंगे, क्योंकि जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर से संबंधित है। आगे अगर आए तो जो बाबा सोमदेव का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, वो देवरिया में है। तो जो सोमनाथ मंदिर है वो देवरिया में। और
और दोस्तों ये देवरिया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल में है, जहाँ पे गोरखपुर में गोरखनाथ धाम है, गोरखनाथ का मंदिर है। अगर हम लोग सी देखें श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर वो कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। और एटा में भगवान वराह का मंदिर है, भगवान वराह का मंदिर। इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। अगेन ये क्वेश्चन हमको आगे भी मिलेगा। और दशावतार मंदिर का इस बार UPPCS 2020 में भी फंसने का चांस है। तो एक इस बार दोस्तों इसको देख लेंगे, क्योंकि हमको पता है जो एंशिएंट और मेडुअल के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। अब आते हैं मोहम्मद गोरी को जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो दोस्तों तराइन का जो वार था ये हमको पता है कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के फर्स्ट वार में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और सेकेंड में उनकी हार हुई थी। उसके बाद से जयचंद से उनका हुआ था चंदावर का युद्ध। हमको जयचंद के बारे में पता है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान इनके बीच में नहीं पड़ती थी, और इसी का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र किया था जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर, जिसका रिजल्ट रहा कि तराइन का युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान अंततः हारते हैं। हालांकि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और चंदावर के युद्ध में उसको पराजित करके उसकी हत्या की और उसके राज्य पे अधिग्रहण कर लिया। अगला क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की? तो दोस्तों यह शेरशाह सूरी ने स्टार्ट की थी। जो शेरशाह सूरी था इसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की थी। थोड़ा सा अगर हम शेरशाह सूरी के बारे में जानना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी जो था वो भारत में जन्मे पठान थे। यानी पहली बात तो ये कि ये एक पठान थे। दूसरी बात कि इन्होंने हुमायूं को 1540 में पराजित किया था। तो हुमायूं को हराने वाले भी यही थे। कब हराए थे? तो 1540 में। शेरशाह सूरी ने अपने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। तो हम लोग देखते हैं कि एक सैनिक के रूप में इसने स्टार्ट लिया और बाद में ये पदोन्नति पाके एक सेनापति बनता है। तो अपनी योग्यता इसकी यहीं से मापी जा सकती है कि एक सैनिक के रूप में ज्वाइनिंग लेने वाला एक सेनापति बनता है और हुमायूं जैसे शासक को उसने हरा दिया। इसने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ली जा सके और जो एग्रीकल्चर उसको व्यापक किया जा सके, बड़ा किया जा सके। आगे हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। मुगल साम्राज्य, मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो ध्यान से देखेंगे और दोस्तों चित्तौड़ की संधि पे क्वेश्चन है। तो मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के बीच में वो हमको बताना है उसके बारे में कि किसके बीच में, वो कौन सा मुगल शासक था जिसने चित्तौड़ की संधि की थी। तो हम लोग देखेंगे कि महाराणा प्रताप के पुत्र, महाराणा प्रताप ने तो कभी मुगलों से समझौता नहीं किया, लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ने जहांगीर से समझौता कर लिया और जहांगीर से समझौता करके इन्होंने चित्तौड़ की संधि करके उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसका आधिपत्य क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो अगर इधर से जहांगीर सिंह थे और उधर से अमर सिंह थे, राणा अमर सिंह, ये नाम हम लोग याद रखेंगे, राणा अमर सिंह। अगला आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो दोस्तों ये 1931 का जो कराची अधिवेशन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये अध्यक्षता कर रहे थे। और दोस्तों हम लोग अगर ध्यान दें तो ये कराची अधिवेशन जो हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसके तुरंत बाद हुआ था और ये वही टाइम पीरियड है जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी और महात्मा गांधी से जो खुद कांग्रेस थी और जो आम जनता थी, यानी खुद कांग्रेस और जो आम जनता थी, ये दोनों असंतुष्ट थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर गांधी जी चाहे होते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो कांग्रेस के अंदर जो एक अविश्वास की स्थिति थी गांधी जी से, एक तो उनको समझाना, पहला टारगेट था कि कांग्रेस के लोगों को विश्वास में फिर से लाना। दूसरा, इसी कराची अधिवेशन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो मौलिक अधिकार प्रस्तावित किए थे, यानी फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार है, उनको
प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसी में। तो जो गांधी जी का विरोध इसमें किया गया, तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, यानी जो गांधी के प्रिंसिपल्स हैं, जो गांधी के सिद्धांत हैं, जो उनके दर्शन हैं, वो हमेशा के लिए अजर और अमर हैं। दोस्तों आगे देखेंगे, चूंकि ये डिस्कशन कल हम लोग कर चुके थे, इसी के लिए जो लिखी गई चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इसको लोग डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसको अगर हम लोग देखें तो जो जियात रंग आंदोलन है वो रानी गैंडुल्यू के नेतृत्व में नागालैंड में आरंभ हुआ था, नागालैंड में। और रानी गैंडुल्यू ने नागाओं को संगठित करके इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। बाद में अंग्रेजों ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था और ये 14 साल तक जेल में रही। जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको बरी किया। दोस्तों हम लोग रानी गैंडुल्यू को मेंस में भी यूज करते हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग महिलाओं की पार्टिसिपेशन का, महिलाओं के रोल का वर्णन करते हैं, तो रानी गैंडुल्यू का नाम सबसे आगे आ जाता है। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। और 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका जो पहले नाम था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी सोशलिस्ट वर्ड बाद में डाला गया था। जब इसको रीऑर्गेनाइज्ड या हम कह सकते हैं पुनः संगठित किया गया, तब इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। और इसकी स्थापना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। और किया किसने था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसको पुनः दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, पुनः ऑर्गेनाइज किया गया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है बी, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता करके सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। देखेंगे 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो ये आंदोलन लास्ट मूवमेंट था जिसने भारतीयों को आज़ादी दिलाई, लास्ट मूवमेंट था। इसी में सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो पे संबोधन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस लास्ट आंदोलन में हमको राष्ट्रपिता का आशीर्वाद चाहिए, यानी वो राष्ट्रपिता कोई और नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट कहा था। इसके सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 1। तो पूरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये भी हम लोग पूर्व के दिनों में किए हुए हैं। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना किए थे, जो इसके संस्थापक थे, वो लाला हरदयाल थे। तो गदर पार्टी के संदर्भ में 2 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। दोस्तों पार्टी बनने के पहले ये एक पत्रिका थी, बाद में इसी पत्रिका के नाम पर एक पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी ने भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है कालानुक्रम सेट करना है। हम देखिए गांधीयन मूवमेंट के ऊपर हर साल 1-2 क्वेश्चन कालानुक्रम सेट करने के ऊपर जरूर आता है। तो चाहे हम पिछले चर्चों में देखें, चाहे इस चर्चा में देखें, चाहे हम आगे आने वाले जो 7-8 हमारे क्लास बचे हैं 2015 तक के पूरे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको देखते रहिएगा। कालानुक्रम व्यवस्थित करना हमको। तो हम लोग देखें तो असहयोग आंदोलन जो है, ये पहले खिलाफत आंदोलन चल रहा था तुर्की के खलीफा के साथ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था, उसके खिलाफ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन पहले है और असहयोग उसके बाद में है, यानी 1 कभी 3 के पहले नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो 1 3 के पहले है, तो इसको काट देते हैं। बाकी जगह पे हम देखेंगे तो हमेशा 1 3 के बाद है, 1 3 के बाद है। अब आगे आते हैं दोस्तों, यानी इस 3 ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन हमको पता है कि सबसे लास्ट मूवमेंट है, यानी ये 1942। तो इन तीनों में सबसे लास्ट में 4 नंबर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर को सबसे लास्ट बोलना है, जबकि हमको पता है 1 नंबर सबसे लास्ट नहीं है, 1 नंबर खिलाफत के बाद का है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी।
तो हम लोग देखें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये 1930 में हुआ था, जो खिलाफत हुआ था ये 1919 में हुआ था, और जो असहयोग हुआ था ये 1920 में हुआ था। अरेंज कर ले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खिलाफत हुआ, फिर असहयोग हुआ, फिर सविनय अवज्ञा हुआ, फिर भारत छोड़ो हुआ। अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पेपर में आना बंद हो गया है, हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं। जो इसमें जॉन निकलसन थे, इनकी डेथ जो है वो दिल्ली में हुई थी। इनकी डेथ जो है वो दिल्ली में हुई थी। तो एक अगर हम लोग काट दें ऑप्शन, तो एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया और एक यहाँ कट गया। तो इसका सही आंसर है सी। दोस्तों हम लोग पहले बोले कि उपर्युक्त सभी तभी सही होता है, और उसको डी तभी मारिए जब आपको आंसर ना पता हो, यानी आता ही ना हो, तभी आप तुक्के में ऑप्शन डी को उपर्युक्त सभी अगर दिया तो टिक करिएगा। जैसे इसमें हमको पता था कि जो जॉन निकलसन वो दिल्ली में उनकी डेथ हुई थी, इसलिए मेरे लिए एक ऑप्शन को इग्नोर करना बहुत आसान था। तो आते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन पे, और उसके पहले एक छोटा सा ऐड देखते हैं कि ये यूपीएससी हिंदी के द्वारा जो आंसर राइटिंग बैच चलाया जाता है दोस्तों, वो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट एक बैच है, जिसके माध्यम से हम लोग आपके मेंस की आंसर राइटिंग को इंप्रूव करते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकें और मुख्य परीक्षा में अपना रिजल्ट श्योर कर सकें। तो दोस्तों ये बैच जो हमारा है वो न्यू बैच है। 15 अक्टूबर से वो न्यू बैच स्टार्ट होगा। और हमारी अगर कार्यक्रम की विशेषताएं देखें तो हम लोग सुबह में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते जाएंगे ग्रुप पे, और आपको की जो कॉपी है चेक उसको शाम तक चेक करके आपको दे दी जाएगी। जो हमारी टीम है वो विशेषज्ञों की टीम है जो मेंस और इंटरव्यू दिए हुए हैं। आपकी कॉपी की माइक्रो एवं मैक्रो एनालिसिस की जाएगी, ग्राफ, केस स्टडी, रिपोर्ट्स, इनको कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको सिखाएंगे। हमारे पास 2 बैच हैं, मेगा बैच और माइक्रो बैच। आंसर राइटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमको 97-111-43-850 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। और यूपीपीसीएस में भी हाल के दिनों में हिंदी मीडियम का चूंकि रिजल्ट गिरने लगा है, यही देखते हुए हम लोगों ने यूपीपीसीएस के बैच को सेपरेट किया है यूपीएससी से। तो हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए दोनों के लिए एक अलग सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको 15 अक्टूबर से स्टार्ट है आफ्टर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के बाद आप हमारे साथ मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि कार्डमम पहाड़ी, जो कार्डमम पहाड़ी है वो जिनकी सीमाओं पर स्थित है उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों जो कार्डमम पहाड़ी है इसी को हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, और ये जो है ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। आगे हम लोग देखें तो चूंकि यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियों पे इलायची की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यही रीज़न है कि इसको हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। और ये जिस रेंज में पाई जाती है वो नीलगिरी रेंज में ये पहाड़ी पाई जाती है, नीलगिरी रेंज में। दोस्तों एक होमवर्क करेंगे कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम, और जो पूर्वी तट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम। ये 2 नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के 100% चांस है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम याद कर लेंगे, जो कि पश्चिमी तट पे स्थित है, और पूर्वी तट की कौन सी सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में जान लेंगे। आते हैं दामोदर, जिसकी सहायक नदी है, उसके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। और जो दामोदर नदी है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जो हुगली नदी है वो विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी है, यही रीज़न है कि इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल में हम लोग देखेंगे रिसेंट में भी बाढ़ आया हुआ है, और इसकी जो मेन रीज़न है वो है दामोदर। तो दामोदर नदी को हम देखेंगे कि बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वृक्ष है? दोस्तों जो सदाबहार वृक्ष है वो हम देखेंगे लोकाट है। जो सदाबहार वृक्ष है वो लोकाट है, और ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है। हिमालयन रेंज में लोकाट पाया जाता है।
तो सदाबहार वृक्ष कौन सा है? जो फल वृक्ष है। हम देखेंगे इसका फल येलो कलर का होता है, तो इसका सही आंसर है लोकार्ड। आगे कह रहा है कि भारत में काली मिट्टी के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो हम देखेंगे काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और इसी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी एक खूबी जान लेते हैं कि जब ये मिट्टी गीली होती है, तो चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें गहरे दरारें पड़ जाती हैं, गहरे दरारें पड़ जाती हैं। ये मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। और हम देखेंगे लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इनकी अधिकता होती है, जबकि जो जैविक सामग्री है उनकी कमी पाई जाती है। आगे है तो पर्यावरण संरक्षण करा कृषि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया ऐसी है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पहला करें अधिक उपज वाली किस्में की खेती, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति में यही किया गया था और इस वक्त वो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बन गई है, नुकसानदायक बन गई है। तो दूसरा है कि ग्लास हाउस में पौधे उगाना, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अगला हम लोग आते हैं थर्ड, इसमें कह रहा है कि सिप्टिम खेती यानी झूम कृषि, तो बिल्कुल नहीं। और चौथा है जैविक खेती, तो बिल्कुल सही दोस्तों। जैविक खेती में चूंकि किसी भी रासायनिक खाद का, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही कारण है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैविक खेती। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों जो लेह का स्थान है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और ये शीत मरुभूमि के रूप में जाना जाता है, शीत मरुभूमि के रूप में जाना जाता है। ये वर्षा जो है ये नियर अबाउट 102 mm के करीब में पाया जाता है, जबकि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानिसराम में होती है, मानिसराम में होती है। और ये मानिसराम कहाँ स्थित है? तो मेघालय में, मेघालय में स्थित है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 11,000+ mm की वर्षा होती है। तो हम लोग अंतर देख सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा 11,000 से भी अधिक है, यानी नियर अबाउट 12,000 mm के करीब में वर्षा होती है और लेह में 102 mm की। तो जमीन आसमान का अंतर है। अगला है कि 27वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से मृदा अपरदन यानी इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित है, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंबल घाटी। चंबल घाटी अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों तो ये चूने, यहाँ पे ये बेसिकली चूने एवं बालू की मिट्टी जो है, यहाँ पे चीका एवं बालू की जो मात्रा है इस मिट्टी में वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही रीज़न है कि इनमें जो इनके अणु में जो जुड़ाव है, यानी हम कह सकते हैं इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बहुत कम है, इनके में जुड़ाव बल काफ़ी कम है और ये इनका आसानी से अपरदन किया जाता है। तो नदियाँ इनका आसानी से अपरदन इसलिए कर देती हैं कि इसमें चीका एवं जो बालू का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो बंदरगाहों से रिलेटेड है और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? दोस्तों ध्यान देंगे, पूर्वी तट का नहीं है, नहीं को हमेशा गोला कर लेंगे। कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन है तो उसको आप एक सर्कल में जरूर डालेंगे। तो यानी इसमें एक ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी का ना हो के पश्चिमी का है, बाकी सारे बंदरगाह पूर्वी तट के हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दें तो कांडला गुजरात का है और गुजरात है कहाँ पे? तो पश्चिमी तट पे है। इसका सही आंसर तो हमको आसानी से मिल गया। पारादीप के बारे में हमको पता है ये उड़ीसा में है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई हमको पता है कि ये आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरन भी पूर्वी तट का ही स्थित है। बाकी हमको पता है कि पश्चिम बंगाल में हल्दिया जो है वो भी वेस्ट पूर्वी का है। विशाखापट्टनम ये भी वहीं का है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बंदरगाहों के बारे में दोस्तों हम पिछले दिनों में फिगर के साथ भारत के जो मानचित्र है उसमें फिगर के साथ हम लोगों ने पूरे बंदरगाह का अध्ययन किया हुआ है। आते दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विश्रामपुर एक जगह है, कह रहा विश्रामपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो दोस्तों विश्रामपुर कोयला के लिए फेमस है और ये जो विश्रामपुर वाला एरिया है ये महानदी बेसिन में पाया जाता है, महानदी बेसिन में पाया जाता है। और ये महानदी बेसिन जो है वो कोयला का जो यहाँ पे क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, तो विश्रामपुर कोयला खनन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फिर कोयला पे ही क्वेश्चन है। अगर हम लोग ध्यान से देखें
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निचियों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है, जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कह रहा प्रमुख स्रोत है किसका, कोयला डिपॉजिट्स का, तो गोंडवाना तंत्र। तो हम लोग देखेंगे जो गोंडवाना तंत्र है उसमें कोयला मैक्सिमम पाया जाता है। भारत का जो 96% कोयला है वो गोंडवाना काल का है, गोंडवाना पीरियड का है। आगे देखें तो सबसे जो विंध्य सेल है ये चूना पत्थर का यहाँ पे वृहद भंडार है, तो चूना पत्थर के लिए विंध्य सेल फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग आगे आए 31 नंबर क्वेश्चन, और इन चारों रेंज के बारे में, चाहे धारवाड़ तंत्र हो, चाहे कुड़प्पा तंत्र हो, गोंडवाना हो और विंध्य हो, इन चारों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन पिछली क्लास में किए हैं। इसी के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 15 से 20 मिनट का टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे दे रहे हैं, और जो ये क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमको टाइम बचाना जरूरी है ताकि आगे के क्वेश्चन पे टाइम दिया जा सके और वीडियो बहुत लंबा ना बन सके। अगला है क्षेत्र और खनिज। हमको ये बताना है, एक साइड में क्षेत्र दिया और दूसरे टाइम पे इंपॉर्टेंट खनिज दिए हैं, किस एरिया से वो खनिज संबंधित है या वो क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, हमको ये मैच कराना है। तो हम लोग इसमें कहीं ना जाके सीधा कोडरमा पे जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हुए भी हैं। तो कोडरमा जो है दोस्तों वो अभ्रक के लिए फेमस है, कोडरमा में अभ्रक की खान है। तो अगर हम लोग बी का 4 ढूंढे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 तो कट गया, लेकिन यहाँ पे हमको 4 मिल गया। तो बी का 4 यानी कोडरमा का अभ्रक मिलने से क्या हुआ, ए का 2 मिल गया। तो यानी जो बादाम पहाड़ है वो लौ अयस्क से संबंधित है, बादाम पहाड़ लौ अयस्क से संबंधित है। आगे हम लोग आए तो कह रहा है कि रवा किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो रवा है यानी जो रवा है वो संबंधित है खनिज तेल से, पेट्रोलियम से। तो अगर हम लोग डी का 3 मैच कराएं तो हमको सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो कह रहा है कि जो लौ अयस्क है वो उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा राज्य की जो बादामी पहाड़ी है वहाँ पे लौ अयस्क पाया जाता है। जो झारखंड में कोडरमा है वहाँ पे अभ्रक के लिए फेमस है कोडरमा, और कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी है। तो कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी है। अगला हम लोग कुछ टॉपिक्स पे आते हैं। जो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ भी एक साइड में क्षेत्र है और दूसरे टाइप साइड में, और जो अब खनिज तत्व हैं उनके बारे में है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हुए हैं। तो पहला तो झरिया का मिला दीजिए कोयला से, क्योंकि ये हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं अब तक। तो अगर हम लोग बी का 4 मिलाएं तो हम लोग देखेंगे बी का 4 यहाँ है और बी का 4 यहाँ है, ऑप्शन 1 कट जाएगा और ऑप्शन बी कट जाएगा। अब सी और डी में से कोई एक ही सही होगा। सेकेंड इसमें जो दूसरा आसान था वो कुद्रेमुख था, कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख अगर हम लोग देखें तो लोहे के लिए की खान है, तो इसका सही आंसर मिल जाएगा डी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व के दिनों में इसको हम लोग किए भी हैं। तो कुद्रेमुख जो है वो रिपीटेड है। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं। तो जो तांबा है वो खेतरी की खान, खेतरी में, ये राजस्थान में है खेतरी की खान जो तांबे के लिए फेमस है। हड़प्पा पीरियड में भी हम देखते हैं यहाँ से, और तांबे का जो निर्यात है, सॉरी जो आयात है वो हड़प्पावासी करते थे। और जो कोलार है वो स्वर्ण के लिए फेमस है। कोलार किस लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। तो अगर हिस्ट्री की वजह से हम लोग देखें तो इसको सही कर सकते हैं, हड़प्पा अगर पढ़े हैं। झरिया चूंकि कई बार रिपीटेड हो चुका है, कुद्रेमुख कई बार रिपीटेड हो चुका है। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन अगर दोस्तों आपके गलत हो गए तो एग्जाम में बाहर होना एकदम तय है। यानी यूपीएससी हिंदी जो चीज़ आपको लेके आया है, अगर वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत हुए तो एग्जाम में चयन लगभग असंभव हो जाएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन, जो करेंट के क्वेश्चन, खासतौर पर जो यूपीएससी हिंदी पढ़ा देखिए, अगर वो सब क्वेश्चन दोस्तों गलत हो गए, आए हुए सामने आग के आए हुए क्वेश्चन गलत हुए, तो फिर चयन मुश्किल हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जो जल का विकास है वो पर्याप्त नहीं है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सरकार जो अंतर्देशीय जल मार्ग है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। अगर हम लोग इसका रीज़न देखें दोस्तों, तो रीज़न में कह रहा है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो ये सही है दोस्तों। जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, यानी जो पठार वाला हमारा हिस्सा है, वहाँ पे मिनिमम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, और वर्ष के कुछ ही महीने में बारिश होती है। कुछ ही महीनों में बारिश होने के कारण क्या होता है कि नदियों का जो जलस्तर है वो बेहद कम हो जाता है,
और हमको पता है नौकायन के लिए हमारे पास जलस्तर का होना बेहद जरूरी है। तो यही रीज़न है कि हम लोग, एक कारण ये भी है कि अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नहीं हो पाया। तो कथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग कल पिछले डिस्कशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति। इसको बाकायदा फिगर बना के हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़े हैं। तो समय बचाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है ये विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है, तो बिल्कुल सही दोस्तों कि जो राजस्थान है अपना वो विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। कह रहा है ये 10,000 वर्ष ही पुराना है और मानवीय हस्तक्षेप इसका एक कारण है, तो ये भी सही है, ये 10,000 वर्ष ही पुराना है और मानवीय हस्तक्षेप इसका एक कारण है। अगला कह रहा है कि यहाँ केवल 40 से 50% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयोग है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। अगर सपोज किया जाता है पूरा राजस्थान है तो इसका लगभग आधा एरिया ही यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और यहीं पे चारागाह भी स्थित, मतलब चारागाह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सारा यही एरिया है, चाहे वो निवल कृषि क्षेत्र हो जो बोया जाता है और चाहे वो चारागाह हो, तो वो टोटल काम 40 to 50% एरिया पे ही होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे जैसे निवल कृषि क्षेत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे निवल कृषि क्षेत्र बढ़ेगा, यानी ये जैसे जैसे चारागाह कम होना शुरू हो जाएगा, तो अगर निवल कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तो चारागाह समय के साथ कम होते चला जाएगा। अगला ऑप्शन यही कर रहा है कि शुद्ध बोए के क्षेत्र में अगर वृद्धि होगी तो चारागाह क्षेत्र के विस्तार पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा, अर्थात चारागाह क्षेत्र कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसका इसका सही आंसर है, चारों ऑप्शन इसका सही है और इसका सही आंसर होगा डी। अगला आते हैं रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो दोस्तों हम लोग जब ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ते हैं, और रिंग ऑफ फायर कहाँ बनता है, तो रिंग ऑफ फायर जो है दोस्तों वो बनता है प्रशांत महासागर में। चाहे हम लोग भूकंप पढ़ें या ज्वालामुखी पढ़ें, हमको पता है कि दोस्तों कि जो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ज्वालामुखी आती है तो भूकंप उस एरिया के आसपास आ जाता है, तो भूकंप से संबंधित है और ज्वालामुखी से संबंधित है। चूंकि रिंग ऑफ फायर जो है, देखिए दोस्तों इसको इग्नोर करना कितना आसान था। चौथा ऑप्शन दे रहा है कि जल की आग, सॉरी जंगल की आग, जंगल की आग को बोलते हैं वनाग्नि। वनाग्नि तो आग तो पानी में नहीं ना लगेगी, आग तो भाई पेड़ों में लगेगी, तो 4 ऑप्शन तो पहले सही है। तो लो भैया ये तो गलत हो गया। तो रिंग ऑफ फायर कहीं भी जंगल की आग जो कि वो प्रशांत महासागर में जाके तो लगेगी नहीं, और हमको पता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर आता है, प्रशांत महासागर में। तो 4 काटेंगे तो भी हम लोग आसानी से 50% तो क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। जिसको थोड़ा भी पता रहता, केवल ये पता रहता कि प्रशांत महासागर, वो इस क्वेश्चन का 50% हिस्सा तो खत्म ही कर देता। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों जो कालाहारी मरुस्थल है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और कालाहारी मरुस्थल का जो एक एरिया है वो है बोत्सवाना, एक है साउथ अफ्रीका, एक है बोत्सवाना, एक है साउथ अफ्रीका, और जो तीसरा है दोस्तों वो क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसको होमवर्क के तौर पे आप देख लेंगे। आगे जो इसमें एक सकाई है वो सूडान से ना होकर मलय प्रायद्वीप का है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मलय प्रायद्वीप का, तो ये ध्यान देंगे। इसमें ये दो तो जरूर याद रखेंगे, सकाई का संबंध मलय प्रायद्वीप से है और बुशमैन का बोत्सवाना या कालाहारी मरुस्थल किसी से भी आ जाए। अगला आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों अगर आप 5वां या 6वां लेक्चर 4, 5, 6 में से कोई एक लेक्चर में हम लोग देखेंगे तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये किन किन देशों से है कि गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत समय ना गंवाते हुए सीधा कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है तो ये कीनिया से होकर गुजरती है, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकी देश है। तो दोस्तों चूंकि इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन किए हुए हैं तो समय बचाने के मकसद से यहाँ पे हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे। सीधा याद रखिए कीनिया एक ऐसी अफ्रीकी कंट्री है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। 39 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण का जो भी क्वेश्चन है ये हम लोग सन 2012 के बाद से जो करेंट का डाटा आएगा वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इस बार पूरा चांस है कि 2 क्वेश्चन जनसंख्या पे रहे। बीईओ के पेपर में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जनसंख्या पे आया हुआ है, इसलिए एक चांस ऐसा बन रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन जनसंख्या पे रहेगा।
तो आते हैं दोस्तों, तो हम लोग जनसंख्या उड़ाते हैं और सीधा आते हैं 46, 47 पॉलिटी के क्वेश्चंस पे। जनसंख्या का क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे और सीधा आएंगे पॉलिटी के क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो चूंकि उद्देशिका को क्यों कहा जाता है कि जो उद्देशिका है, ये जो संविधान निर्माता हैं उनकी जो सोच थी उसको अभिव्यक्त करती है। क्योंकि उसमें देखेंगे तो हम लोग 3 प्रकार की समानता, 5 प्रकार के न्याय, इनका वर्णन करती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का, 3 समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करती है। और भी जो भविष्य के भारत की एक सोच है वो हमको उद्देशिका में देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय जो उद्देशिका है संविधान की, उसमें एक बार अब तक संशोधन किया जा चुका है, वो है 42nd अमेंडमेंट। उसमें 3 कीवर्ड्स जोड़े गए हैं। उन तीनों कीवर्ड्स को होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना को हम लोग पिछले डिस्कशन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे समय नहीं देंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि के.एम. मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान में से किसके तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो किसी भी बिल को अपनी अनुमति के लिए रोक सकता है। तो दोस्तों हमको पता है कि कोई बिल तभी लॉ बनेगा, तभी कानून बनेगा जब उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है 111। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो अपनी अनुमति के लिए किसी भी बिल को अपने पास स्वीकृति के लिए रख सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की पे है। और दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लिख देते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का जो प्रावधान है वो किस भाग में है, कौन से आर्टिकल्स हैं, प्रशासनिक के कौन से आर्टिकल्स हैं, न्यायिक के कौन से आर्टिकल्स हैं, विधायी के कौन से आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग जरूर देख लेंगे। तो ये होमवर्क के तौर पे भी लिख लेते हैं, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चांस है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो इसको इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट करके रख लेते हैं। आगे आते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। किस चीज़ की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग की गठन हुआ था। तो हम देखेंगे कि सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर, यानी ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की वजह से ही इसका भी गठन हुआ था। केंद्र राज्य संबंध के लिए इसका गठन किया गया था। अगला 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेख न्यायालय के ऊपर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो देखेंगे आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय से आशय क्या है। तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि चूंकि वो डिसीजंस जो देता है उसके साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं। यही रीज़न है कि इसके मूल्य पर, इसके प्रश्न डिसीजंस पर प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है किसी भी न्यायालय में, क्योंकि ये ऑलरेडी सुप्रीम है और ये डिसीजन साक्ष्यों पर आधारित दे रहा है, किसी परंपरा के आधार पे या किसी अंदाज के ऊपर नहीं। ये साक्ष्य के आधार पे चूंकि डिसीजन दिया है, तो ऐसे में क्वेश्चनिंग किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 129 को याद रखेंगे दोस्तों। अगला है कि हम न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो दोस्तों भारत और इंडिया और यूएसए रखते हैं। हालांकि यूएसए में जो न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो बहुत मैक्स है, बहुत व्यापक है। इंडिया में है लेकिन सीमित अवस्था में है। और 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडिया में जो जुडिशरी है उसको न्याय पुनरावलोकन की जो व्यवस्था वो देते हैं। वो आर्टिकल है 13, 32 और 137। 13, 32 और 137। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखेंगे ये 2004-5 का क्वेश्चन है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन है, जो कि एकदम फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा था। तो पंचवर्षीय 5th ईयर प्लान के भी बारे में हम लोग सारा कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब सीधे आएंगे एग्रीकल्चर वाले पे। इकोनॉमी का ही जो एग्रीकल्चर सेक्शन से क्वेश्चन था वहां से। तो लोग देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। तो हम देखेंगे कि विपणन, मार्केटिंग तो उनकी एक प्रॉब्लम है कि भाई वो लघु उद्योग जो है वो प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता नज़दीक। तो फंडिंग की भी समस्या है। यही रीज़न है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग नहीं कर पाते हैं।
कच्चा माल रॉ मटेरियल्स की उनको समस्या है कि रॉ मटेरियल्स नज़दीक नहीं मिलते हैं या महंगे मिलते हैं। तो एक ये तीनों चैलेंज तो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग जो उनके साथ है, लेकिन हड़ताल एवं तालाबंदी की समस्या ये नहीं झेलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज़ दोस्तों फैक्चुअली याद कर लेंगे कि जो खाद्यान्न उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि थी वो सन 2004-05 में थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2213 से उत्पादन हमारा 198 लाख टन, यानी ये जो उत्पादन ये 10 लाख टन में लिखा है। तो हम लोग देखेंगे 213 से 198 हो गया था, यानी उत्पादन गिर गया था। हालांकि उसके बाद से हम देखेंगे निरंतर वृद्धि हुई है। नवरत्न का विचार है, तो देखेंगे जो नवरत्न कंपनियां होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम होते हैं, बाद में इसी नवरत्न कंपनियों को महारत्न में समय के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है। आते हैं हरित क्रांति पे। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से किस भारत का कौन सा हिस्सा बेनिफिट हुआ। तो देखेंगे कि 60 के दशक में भारत एग्रीकल्चर में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें सक्षम नहीं था, वो आयात पर निर्भर था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 60 के दशक में 66-68 के करीब में हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर में एक रिफॉर्म किया और एक छोटे से हिस्से हम कह सकते हैं जो अपना पूरा पंजाब का आज है, जो पूरा हरियाणा है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन जगहों पे हम लोगों ने हरित क्रांति को स्टार्ट किया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन माने जाते हैं, एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। तो ये केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेनिफिट था और मैक्सिमम ये गेहूं में सफल हुआ था। तो ये सारे एग्रीकल्चर में भी सफल नहीं हुआ था, सारे लैंड पे भी इसका सफल नहीं हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हरित क्रांति पे भी ये भी क्वेश्चन है। हमको पता है कि हरित क्रांति में प्रोडक्शन को बढ़ाने पे जोर दिया गया था। तो ऑप्शन 1 और 2 तो इसका सही है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन 1 और 2 तो हर जगह है, लेकिन दोस्तों जो हम देखेंगे ग्रामीण सड़कों की बात क्या होगी एग्रीकल्चर में, तो हम लोग 4th नंबर तो काट ही देंगे। अब बात है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कटेगा कैसे। तो देखिए जो ग्रामीण विद्युतीकरण है उसके टारगेट को तो अभी रिसेंट में पूरा किया गया है और हम लोग आज के 50 साल पहले की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो इसको तीसरा काटेंगे और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। करेक्ट। गिल्ट एज्ड विपणन के संबंध में हमको बताना है। तो जो दोस्तों गिल्ट एज विपणन जो होता है वो कम जोखिम वाला होता है और यही कारण है कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा समझते हैं। तो जो गिल्ट एज बाजार है उसका संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से है और जो कम जोखिम वाली प्रतिभूतियां होती हैं उन्हीं को सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में लॉस का चांस बहुत कम होता है, उनके डूबने की जो चांस होती है बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आरबीआई के उस गवर्नर का नाम बताइए जो आगे वित्त मंत्री भी बना। तो एक तो हमको सबको पता है कि मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जो कि बाद में अपने प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और सीडी देशमुख भी थे, सीडी देशमुख। तो 2 थे वो जो गवर्नर थे और आगे वित्त मंत्री बने, सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। कारण निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत के कार्य संचालन यानी ऑपरेट कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो जिस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं वो है स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक। भारत में सर्वाधिक शाखाएं इसी की हैं। हालांकि ये सारे सिटी बैंक, परिवस बैंक, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर ये सब विदेशी बैंक हैं, लेकिन सर्वाधिक शाखाएं किसकी हैं, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की। आते हैं अब 67 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पूंजी भंडार का संबंध किससे है, तो शेयर मार्केटिंग से है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किया है, तो आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। 68 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्चुरीज पे ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो एक्चुरीज है उसमें ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ये बीमा से संबंधित है और बेसिकली इसमें क्या है कि बीमा पॉलिसियों को कवर किया जाता है। और जो एक्चुरीज बिल आई थी वो 2005 में आई थी। तो एक्चुरीज बीमा से संबंधित है और ये बिल जो है 2005 में आया था और 2006 में इसको दोनों सदनों से पारित किया गया था। हालांकि हम लोग बिल कब आया था ये इंपॉर्टेंट है बस, 2005 में जो एक्चुरीज बिल है वो 2005 में थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका रिलेशन जो था वो बीमा से था। 69 नहीं करेंगे, 70 नहीं करेंगे, ये सब उस टाइम के करेंट के क्वेश्चन है जिसका थोड़ा भी रोल नहीं है। 71, 72 नहीं छोड़ेंगे। आइए दोस्तों ये जितना भी और हम देखेंगे कि पहले से इसमें गोजा गया है, ये एक्चुअली आपको कल पढ़ाया जा चुका था और टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो पूरी वीडियो डिलीट हो गई, तो इसलिए दोबारा इसको करना पड़ रहा है। तो G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। तो G8 राष्ट्रों के समूह में ब्रिटेन,
कनाडा, जर्मनी और इटली, ये सब संबंधित है। हम देखेंगे जो कनाडा के साथ साथ यूएसए भी है, और इसमें 4 यूरोपीय कंट्री हैं, जिसमें एक तो ब्रिटेन हो ही गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो एक जो बचा वो कौन सा है, तो वो है फ्रांस। तो इस तरह से हम देखिए 6 हो गया। जो 7वीं है वो एशियाई है और वो है जापान, और इसी में जब हम रसिया को जोड़ देते हैं तो ये G7 बदल जाता है G8 में। और अभी G20 की एक मीटिंग हुई है दोस्तों, होने वाली थी, सॉरी, ये कहाँ पे होने वाली थी, सऊदी अरब में। तो ये भी करेंट का क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये पहली बार सऊदी अरब में होने जा रही थी। किसी भी अरब प्रायद्वीप में हम देखें तो ये पहली बार होने जा रही थी जिसमें सऊदी अरब ही था वो। तो 73 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण विवाद का सूत्रपात किया को गठित किया गया था। तो हम देखेंगे जो मंडल आयोग था ये रिजर्वेशन से संबंधित था और मोरारजी देसाई ने इनको गठित किया था। आगे हम लोग देखें तो साइंस आ जाता है। तो जो साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर में हम देखेंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे फैक्चुअली और ऐसे आसान ही आते हैं, यानी आपको आएंगे तो आप टिक मारेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं मार पाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, इसको बच्चा भी कर देता। कैसे हम बताते हैं, कह रहा कि गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे, कंडीशन बतानी है, 4 कंडीशन दी आनी चाहिए। तो दोस्तों गीले कपड़े कब जल्दी सूखेंगे, एक तो वो कम गीला हो यानी उसमें आर्द्रता कम हो, और टेम्परेचर जो हो बहुत ज़्यादा हो। तो कम गीला हो यानी आर्द्रता कम हो, तो इन दो में आर्द्रता कम है, बाकी में आर्द्रता ज़्यादा है, तो 2 कट गया। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो इन दोनों में टेम्परेचर कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। तो देखिए दोस्तों ये अगर नहीं आता तो भी इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कह रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों। तो दोस्तों ध्यान देंगे अगर हम लोग, तो कम वोल्टेज के कारण क्या होता है कि जो हमारा मीटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा धारा को सोखता है, खींचता है, और चूंकि यह वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी इरिवर्सिबल होता है, यही रीज़न है कि जो हमारी मीटर है वो जल जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जो 76 नंबर क्वेश्चन वो कर रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है, तो वो है पालक। हम लोग देखेंगे जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो सभी लौह का अच्छा सूचक होती हैं, स्रोत होती हैं, लेकिन पालक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच का जो टाइम मिलता है उसी टाइम के पीरियड के बीच में हृदय आराम करता है, यानी हम कह सकते हैं बहुत कम समय के लिए वो सोता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 2 धड़कनों के बीच। आगे कह रहा है कि मस्तिष्क, डिलीट करते हैं, कि मस्तिष्क एवं मेरु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जो मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु पर जो झिल्ली चढ़ी रहती है उसको हम लोग कहते हैं मेनिनजिस, मेनिनजस, और जब इसमें सूजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। इसका सही आंसर है डी। इससे आपको उल्टी होने लगेगी, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो मेनिनजाइटिस जब आपकी हो जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। कह रहा है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो उनमें सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखें तो जो एथलीट रोग है कह रहा है ये विषाणु से होता है, जबकि ये कवक से होता है। हम लोग एथलीट रोग के बारे में देखें तो हम देखेंगे कि जो पैरों में लाल लाल चकुत्ते जो पड़ जाते हैं वही एथलीट रोग है, और वो किसके कारण होता है, कवकों के कारण। तो अगर 3 ऑप्शन काटेंगे हम लोग तो इसका सही ऑप्शन हमको सी मिल जाएगा, यानी मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे बड़ी अस्थि है, तो सही है, सबसे लंबी अस्थि, और ये जांघ में पाई जाती है। और जो हैजा रोग है वो जीवाणुओं से होता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो एक हैजा रोग है ये जीवाणुओं से होता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। और इसमें बेसिकली जो पतली दस्त है, उल्टी है, ये सब आती है। आगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि लक्स मीटर, कैरोटोमीटर, स्फिग्नोमीटर और स्टेथोस्कोप, इसको हमको मैच कराना है दोस्तों कि ये किस चीज़ को मापते हैं, किस चीज़ का पता लगाते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों तो जो लक्स मीटर है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये प्रकाश की तीव्रता को नापता है। एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लक्स साबुन है वो क्या कहता है, उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो अपने आपकी बॉडी को शाइनिंग कर देगा, चमकीला बना देगा, सुंदर बना देगा, तो प्रकाश की तीव्रता हो गया। तो डी का 1 अगर हम लोग मैच कराएंगे तो डी 1 यहाँ पे है और डी का 1 यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत हो गया। अब आपके पास बचा 3 ऑप्शन, इसको मिटा देते हैं। आपके पास बचा कैरेटोमीटर, तो हम लोग कहते हैं इतना कैरेट सोना, इतना कैरेट सोना, तो यानी कैरेट का संबंध तो सोने की शुद्धता से है, तो यानी अब हम लोग सी का 2 मिला देते हैं,
तो सी का 2 मिला है, तो सी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अभी भी हम लोग सही आंसर तक नहीं पहुँचे। अब आता है कि स्फेग्नोमीटर किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो स्फेग्नोमीटर है वो रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। तो स्फेग्नोमीटर यानी बी का संबंध हो गया 4 से, तो बी का संबंध 4 आ गया, तो इसका सही आंसर हो गया सी। तो स्फेग्नोमीटर का संबंध है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने से। और स्टेथोस्कोप जो है, स्टेथोस्कोप इसको ध्वनि, जो हृदय की ध्वनि है उसको सुनकर, यानी हार्ट की जो साउंड है, हार्ट साउंड उसको सुनने के काम आता है। अब आते हैं, ये एक जो मिनीमाटा रोग के ऊपर क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइम में क्वेश्चन मिला है, सेकेंड या थर्ड टाइम क्वेश्चन मिला है, और आगे भी हमको ये क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है मिनीमाटा रोग, और ये आगे भी पेपर में आ सकता है, यानी 2020 के भी पेपर में आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे जापान में क्या हुआ था कि लोगों को मछलियों खाने की वजह से मिनीमाटा व्याधि हुई थी। बाद में जांच में क्या पता चला कि उन मछली जो थी वो पारद से संक्रमित थी। पारद मतलब पारा, यानी मिनीमाटा रोग किससे होता है, तो पारे से होता है। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करें, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिका के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिका का। तो ये है अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। तो दोस्तों ध्यान से देखें, तो जो कोशिका के रूप में इनमें क्या होती है कि विकसित करने की क्षमता होती है, यानी जो स्टेम सेल होती हैं उनमें कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है शरीर में किसी अंग को। और सेकेंड, इनके बारे में एक फैक्ट हम लोग याद कर लें, तो जो होता है कि इन मूल कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को पता करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, यानी भ्रूण के नष्ट होने के कारण जब हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर काम करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि ये काफ़ी विवादास्पद है। तो हम लोग ध्यान देंगे। आगे आते हैं, हॉल क्या है। तो हॉल का संबंध हेलीकॉप्टर से है, बिकॉज एच से हेलीकॉप्टर, तो इसका संबंध हेलीकॉप्टर से, वायुयान से है। आगे आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है, इसके बारे में हमको बताना है। तो हम लोग दोस्तों ध्यान दें, तो रेडियोधर्मी डेटिंग से हम लोग चट्टानों की उम्र का पता लगाते हैं। चट्टानों में कार्बन 14 पाया जाता है, जो कि 55,000 साल पे, लगभग 55,000 साल पे इसका जो 50% हिस्सा है उसका क्षरण होता है। तो यानी इसी आधार पे हम लोग चट्टानों की उम्र निकालते हैं। थोड़ा सा इसको आप समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक कोई चट्टान है जिसकी कार्बन 14 50 है, तो ये 55,000 साल अगर इस चट्टान को जीवित हुए हो गया होता, तो अब इसकी कार्बन 14 बची रहती केवल आधा 25। अगर अगला 55 साल बीत जाता तो अब इसमें कार्बन 14 बची रहती केवल 12.5। तो इस तरह से हम लोग अंदाज लगाते हैं कि ये कितनी साल पुरानी है। तो चट्टानों की उम्र निकालने के लिए हम लोग रेडियोधर्मी डेटिंग यानी कार्बन 14 की मदद से करते हैं। आगे आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है कौन, भारत। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था। निम्न में से किस देश को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है। दोस्तों अगर सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको ना पता हो, आप ध्यान दीजिए, जिस चीज़ की डेवलपमेंट भारत कर रहा है, जाहिर सी बात है कि ईयू यानी यूरोपीय एजेंसी तो की होगी, यूएसए तो की होगी, जापान भी एक डेवलप कंट्री कर सकती है, लेकिन ब्राज़ील की औकात नहीं है, क्योंकि भारत का स्पेस प्रोग्राम तो बहुत आगे है, वहाँ तो ब्राज़ील नहीं पहुँच सकता है और इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग तुक्का मारते तो ब्राज़ील को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के टिक कर सकते थे। अब कह रहा है कि रेडियो जो रडार्स होते हैं उनके यूज के बारे में क्वेश्चन है कि रडार का मेन यूज क्या होता है। तो दोस्तों रडार का मूल यूज क्या होता है कि रेडियो तरंगों द्वारा उपस्थिति और स्थिति का ज्ञात करना। किसी वस्तु की स्थिति और उपस्थिति को हम लोग पता करते हैं किसके माध्यम से, रडार की, यानी रेडियो वेव्स के माध्यम से। तो चूंकि रडार में रेडियो वेव्स होती हैं, इनके माध्यम से हम लोग कोई वस्तु कहाँ पे है, किस एंगल पे है, किस जगह पे है, उसकी स्थिति कितनी अक्षांश और कितनी देशांतर पे है, इसका हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 87 कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों नाम से इसको पता चलता है कि जो मानव जीन है उनके अनुक्रमों की पहचान के मानचित्रण से, यानी मानव जीनों के मानचित्रण से इसका संबंध है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका यूज हम लोग डीएनए परीक्षण में करते हैं। तो दोस्तों डीएनए परीक्षण में इन सभी का यूज करते हैं, यानी रुधिर कोशिका का भी यूज करते हैं, अस्थि कोशिका का भी यूज करते हैं, बाल रज्जु का भी, लार का भी यूज करते हैं। यानी लार को क्या करते हैं, सलाइवा, लार को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा,
तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89th देखेंगे। 89th क्वेश्चन में कह रहा है कि नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2003, नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति जो 2003 है कि उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही हमको ये बताना है। तो ध्यान दें दोस्तों, तो करें कि विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकरण उपयोग, बिल्कुल सही है। नवीन प्रवर्तन यानी इनोवेटिव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, तो अगर कोई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर, साइंस एंड टेक को लेकर पॉलिसी बन रही है तो इनोवेशन को फोकस करेगी, बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक संकट है, हैजार्ड्स हैं, उनको करने और उनसे निपटने, अच्छा उनको कम करने, ये पूरा नहीं लिख पाया है, उनको कम करने और उनसे निपटने हैं, तो बिल्कुल सही है। तो हमको देखेंगे कि हमारे पास जो तटीय एरिया है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कई सारे अप्राकृतिक हैजार्ड्स आते रहते हैं, जिनका अगर हमको समय पूर्व पता चल जाए तो हम लोग भारी मात्रा में जन धन की नुकसान बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये भी होगा। बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, तो दोस्तों अगर हम लोग बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन करेंगे, उसका चोरी होने से बचा लेंगे, तो भारत में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों। आगे इन्वायरमेंट शुरू हो जाता है और इन्वायरमेंट में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, यानी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी रिसेंट में एक बाघों की गणना है, ये दोस्तों करेंट का क्वेश्चन है, वो भी एमपी में सर्वाधिक पाई गई है, शायद 526 बाघ पाए गए हैं। और दूसरे पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे एक बार दोस्तों देख लेंगे महाराष्ट्र या कर्नाटका कोई है, इसमें से वो 524 बाघ है वहाँ पे, 2 बाघ वहाँ पे, कहने का मतलब एक कम है, सर्वाधिक वहाँ पे मध्य प्रदेश में है। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों कि अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे को ओपन कर देते हैं कुछ घंटे के लिए कि भाई चलो कमरा ठंडा हो जाएगा, तो दोस्तों कमरा ठंडा नहीं होगा बल्कि कमरा गर्म हो जाएगा। इसके पीछे रीजन है, जो फ्रिज की गैस है जिसको हम लोग फियान गैस उसमें भरे होते हैं, तो फियान गैस कमरे के बाहर आ जाएगी और कमरे को गर्म कर देगी। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है कि जो शीशा होता है ना दोस्तों, जो शीशा होता है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को फेल करता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो लीवर एवं किडनी को फेल करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होते हैं और धूल कण से श्वास संबंधी बीमारी होती है। अगर हम लोग सी और डी को पकड़ लें तो भी इसका आंसर हम लोग सही मार देंगे, क्योंकि हमको पता है कि शीशा तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। चलिए एक बार मैं मान लेता हूं कि ये भी ना पता हो, लेकिन बच्चों को पता है धूल से सांस की समस्या होती है, धूल से सांस की समस्या होती है। तो इसको देखिए ऑप्शन 3 एक ही जगह है, तो इसको आसानी से टिक किया जा सकता था। आगे आते हैं हम लोग, यूरोनॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो यूरोनॉर्म्स जाहिर सी बात है कि यह वाहनों से निकलने वाले जो हानिप्रद गैसें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यूरोनॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं, वाहनों से निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। आगे कह रहा है कि निम्न गैसों में से जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो किसके द्वारा नहीं होता हमको ये बताना है। यानी इसके बारे में एक चार्ट यहाँ पे दिया गया, हम लोग ध्यान से देखें। एक चार्ट यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि जलवाष्प से सर्वाधिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है, मेथेन से होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, और ओजोन से भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एवं ओजोन आते हैं दोस्तों। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इन तीनों से हो रहा है, तो किससे नहीं होता होगा? ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इन तीनों से हो रहा है। और क्वेश्चन है कि प्रदूषण नहीं होता, ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो मीथेन तो यहाँ पे है, जलवाष्प भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। दोस्तों वैसे तो इसका आंसर वो मीथेन दे रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि मीथेन से तो सही है कि होता है, हालांकि कम मात्रा में होता है। तो इस क्वेश्चन को याद करेंगे, इससे बेहतर है कि इस चार्ट को हम लोग याद कर लें, ताकि अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको पेपर में तो सही कर लें, क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जलवाष्प में मैक्सिमम होता है, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, फिर मेथन यानी CH4 में होता है, फिर ओजोन से
होता है। तो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैस को, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन सब हैं। इसके अतिरिक्त जो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जितना भी उसमें ऑप्शन में दिया गया था वो सभी उत्तरदायी हैं, लेकिन मीथेन कम उत्तरदायी है। तो वो क्वेश्चन गलत था दोस्तों, ये क्वेश्चन। तो 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन गलत था। 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सुनिए। तो दोस्तों उस टाइम पीरियड में करंट का क्वेश्चन था और नंदा देवी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। हम देखेंगे 1998 में इसको जोड़ दिया गया था। और जो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यूपी के 3 और जो जीवमंडल रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आगरा का ताजमहल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, मुगल सिटी, फतेहपुर सिकरी ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और आगरा का किला ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो ये 3, जो आगरा का किला है, जो मुगल सिटी है और जो ताजमहल है, ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूपी के। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमण यानी इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो रक्त के साथ इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? तो वो है नागपुर में दोस्तों। वो कहाँ पे है? नागपुर में है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों कि ये क्वेश्चन मिट गया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कहीं अगर मिलेगा कभी तो वापस आके डिस्कशन कर लेंगे, इसको किसी अगले पेपर में कर देंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, कौन सा है? तो जो दोस्तों ख्याल एवं बाज लखनऊ है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हम देखेंगे कि यूपी स्पेशल का बीईओ से 4 क्वेश्चन इस बार आया है, तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा चांस है कि इस बार यूपी में भी आ जाए। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेंगे। 102 नहीं देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले दिनों में किए भी हैं, इसको देख भी लेते हैं। जिसमें दोस्तों मोदी नगर है ना, जो मोदी नगर है, तो ये मोदी नगर जो है, आंवला दिया है, मोदी नगर दिया है, बाराबंकी दिया और कानपुर दिया है एक श्रेणी में, और दूसरे में उद्योग में दिया है पॉलीफाइबर, उर्वरक, रबड़ और विस्फोटक। इसको अगर हम लोग मैच कराएं तो जो आंवला है वो उर्वरक के लिए है। आंवला से क्या होता है? उर्वरक तैयार किया जाता है। तो आंवला को उर्वरक से मिला सकते हैं, क्योंकि आंवला से रबड़ तो आप बना नहीं पाओगे, आंवला से आप विस्फोटक भी नहीं बना पाओगे, आंवला से आप पॉलीफाइबर भी नहीं बना पाओगे। तो ये कितना आसान था इस आंसर तक पहुंचने के लिए। यानी एक ऑप्शन होगा तो केवल और केवल 2 होगा, और आंसर इसका मिल जाएगा सी। तो देखिए कभी कभी दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर ना भी पता हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आसानी से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। कानपुर विस्फोटक से संबंधित है, चमड़े के लिए भी ये फेमस है। बाराबंकी, तो जो बाराबंकी है दोस्तों वो पॉलीफाइबर के लिए फेमस है, और जो मोदी नगर है वो रबड़ के लिए फेमस है। मोदी नगर को हम लोग पिछले ड्यूरेशन में ही पढ़ चुके हैं, इसके लिए इसको हाईलाइट नहीं किया। तो मोदी नगर रबड़ के लिए फेमस है, रबड़ के लिए फेमस है। आगे कह रहा है कि इसको मैच कराना है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो मैच कराते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान देंगे इसको करते समय। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है 2 लोग, जयशंकर प्रसाद और प्रताप नारायण मिश्रा। इन 2 को मिलाना बहुत आसान है, क्योंकि इसको हम लोग क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते हैं। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, उसका नाम है कंकाल। कंकाल। उसके बाद से हम लोग पंडित प्रताप नारायण मिश्रा को देखें तो इनकी एक रचना है, उसका नाम है हठी हमीर। हठी हमीर। तो अगर हम लोग इन 2 को मिला दें, पंडित प्रताप नारायण मिश्र से सी को मिला दें, यानी हठी हमीर को मिला दें, और कंकाल से डी को मिला दें, तो सी का 1, तो सी का 1 यहाँ भी है, सी का 1 यहाँ भी है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। और डी का 2, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी, यानी कागज की कोठरी। तो जो दोस्तों कागज की कोठरी है वो देवकी नंदन खत्री की है, वो देवकी नंदन खत्री की है, डी के की है। और उदयभान चरित जो है, जो उदयभान चरित है वो किसका है दोस्तों? तो मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये हमारी के मुंशी इंसा अल्लाह खां का है। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको नहीं करेंगे, बेमतलब का क्वेश्चन है।
कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों जो लोक नृत्य राहुला का संबंध है वो बुंदेलखंड से है। और कई सारे लोक नृत्यों के बारे में, लोक गानों के बारे में हम लोग कल परसों के डिस्कशन में पढ़े हैं, 2 दिन पहले के डिस्कशन में पढ़े हैं। तो वहाँ को और ये 2-3 जो आगे आएंगे उनको पढ़ देने के बाद से आपको लोक नृत्य, लोक गान का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यूपी का। तो लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का, राउला। अगला हठी हमीर, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो दोस्तों ये बच्चे को पता है कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता था, तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता था। बाकी ये बकवास का क्वेश्चन है, इसको कई बार हम लोग कर भी चुके हैं, इसको छोड़ेंगे। आगे ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। संत, सूफी संत हैं हाजी वारिस अली शाह। तो हाजी वारिस अली शाह का जो मज़ार है, उस मज़ार पर मेला लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का हम लोग देखेंगे, इसको प्रतीक माना जाता है। तो हम देखेंगे जो देवी शरीफ में इनका मेला लगता है। कहाँ पे? देवी शरीफ में। अगला आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कुरु, तो कुरु हमको पता है कि, और पंचाल कुछ प्राचीन जनपद दिया है और उसकी राजधानी। तो कुरु का तो दोस्तों हम लोग अगर अभी लॉकडाउन में अगर महाभारत देखे होंगे तो हमको पता है कि इसका इंद्रप्रस्थ होगा। तो यानी हम लोग ए का 4 मिला देंगे, ए का 4 मिलाएंगे तो देखिए 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बना क्योंकि ए का तो 4 मिल गया। अब हमारे पास बचा पांचाल। तो दोस्तों जो पांचाल है उसकी जो राजधानी है वो है अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र। और ये द्रौपदी के पिता का जो जनपद था वो यही था, पांचाल। तो पांचाल का क्या हो गया? अहिच्छत्र हो गया। तो बी का 3 हो गया। अब हमारे पास बचा कौशल। तो जो कौशल है वो साकेत था, उसकी राजधानी क्या थी? साकेत। तो कौशल की राजधानी क्या हो गई? साकेत। अगला वत्स है, तो वत्स का क्या बचा? कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी, यहाँ पे लिखा भी हम लोग देख लें। तो वत्स का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, पांचाल का अहिच्छत्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मल्ल का कुशीनगर, काशी का वाराणसी, चेदी का बांदा या सुक्तिमती। रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और करेंट के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्कशन केवल जीएस का है। जो सीसेट के डिस्कशन है वो रमन सर के द्वारा लिए जा रहे हैं। कुल 6 क्लास या 7 क्लास अब तक रमन सर ले चुके हैं। तो जिन दोस्तों को सीसेट में प्रॉब्लम है वो दोस्त एक बार रमन सर की क्लास जरूर देखें। तो हम लोग तर्क शक्ति का एक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, इसके बाद से मैथमेटिक्स को इग्नोर करेंगे और इसके बाद से अगला टॉपिक जो समसामयिकी है उसको इग्नोर करेंगे। विविधा के क्वेश्चन लगाएंगे। पिछली बार में हम लोग देखेंगे 2 क्वेश्चन विविधा से आया था, तो इस बार भी चांस है कि विविधा से क्वेश्चन आए, इसलिए हम लोग विविधा को नहीं छोड़ेंगे। तो आइए दोस्तों इसको विविधा को निपटाते हैं। विविधा में कुछ क्वेश्चन इस बार बहुत आसान है। जैसे सर दर्शन पे क्वेश्चन आ गया था, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि हैं। इनको हम लोग कई बार किए हैं। सर दर्शन, पूरे सर दर्शन को लगभग हम लोग 5 से 6 बार कर चुके हैं दोस्तों। तो सर दर्शन का क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए और आगे सर दर्शन का कोई भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग 6 बार इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे करा कि कारागाम धार्मिक नृत्य संबंधित है। तो कारागाम धार्मिक नृत्य तमिलनाडु से, कारागम धार्मिक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन, चूंकि यह राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन है और इस बार एक क्वेश्चन राजधानी से आया था, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अक्सर राजधानी पे क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी नहीं है, बल्कि ये उसका एक शहर है। जबकि ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, 100% है। नॉर्वे के बारे में हम लोग कई चीज़ जानते हैं, जैसे अभी एक प्रेस सूचकांक गया है, वहाँ भी नॉर्वे फर्स्ट रैंक है और करेंट में नॉर्वे फर्स्ट रैंक है। और उसके बाद से हम लोग देखें नॉर्वे में जो अम्ल वर्षा होती है वो सर्वाधिक होती है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी बिल्कुल सही है। पेरिस फ्रांस की तो बिल्कुल सही है। फ्रांस की पेरिस तो इस बार कोरोना में बहुत फेमस हुई है। 150 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो दार्जिलिंग में है। तो दोस्तों इस तरह से जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने ख़त्म किया है। साथ ही साथ कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आज हम लोगों ने ख़त्म किया है। और आज से आप लोग के लिए करंट अफेयर का न्यू प्रोग्राम आ रहा है, जो नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस के करीब में एक पैकेज होगा। पिछले 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
उसमें शामिल रहेंगे। ये तीनों चीज़ आपकी तैयारी को पूर्णता करेंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इन 3 प्रोग्राम से 60 प्लस या 60 to 70 के बीच में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे दोस्तों। हालांकि कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होता है। प्रीवियस ईयर के हम लोग 15 से 16 साल का क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक भी कर रहे हैं। जो जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं उनका विस्तृत विवरण भी देख रहे हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि 3 सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, साइंस और पॉलिटी, इनका घटना चक्र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों की घटना चक्र से 60 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आएंगे और इनका 98% क्वेश्चन वहीं से होगा। तो बैक ईयर अगर आप देख रहे हैं तो घटना चक्र का लगभग आप समझ जाइए कि एक तरह से 90% तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो 10% है वो आप घटना चक्र से जरूर देख लेंगे। तो लास्ट 15 दिन के टारगेट में 3 घटना चक्र जरूर रखेंगे और इसके साथ अगर ये 3 घटना चक्र आपने खत्म कर दिया तो इस बार प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पॉजिटिव आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। कल मिलते हैं 2009 के जीएस के क्वेश्चन के साथ, कुछ नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ, कुछ नए जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।